27 नवंबर 2020 हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट किया था। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको ये बात बता दी थी कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। C इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा वाई। ठीक है, यहाँ पे एल्फा क्या होता है? एल्फा 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 बताया था मैंने, क्या होता है बताइए? इसको हम मिनिमम कंजम्पशन भी कहते हैं और ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब जो कंजम्पशन इनकम के साथ नहीं बदलता। ठीक है, हिंदी में इसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। स्वायत्त उपभोग या न्यूनतम उपभोग। जो मैं लेकर आई थी पेजेस वो वर्कशीट करनी है। और बीटा क्या बताया था आपको? MPC मार्जिनल propensity टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और ये होता क्या है? ये होता है जितना भी आपके कंजम्पशन में चेंज आया अपॉन में जो आपका इनकम में चेंज आया। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। राइट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ओके, हमने इसकी टेबल की थी। इनकम हमारी 0 है, 100, 200, 300, 400, 500। हमारा कंजम्पशन मान लीजिए आपकी 0 इनकम है और हमारा कंजम्पशन 100 है। ठीक है, जब आपकी इनकम 100 हुई आपका कंजम्पशन 100 ही हो गया। जब 200 हुई तो 150 हो गया, 300 हो गई तो 220 हो गया, 400 हो गई तो 300 हो गया, 500 पे 350 हो गया। मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली कोई नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से इसका MPC बताइए क्या आएगा, फिर मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाती हूँ आपको। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे MPC। जीरो इनकम कंजम्पशन। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए MPC क्या आएगा। जल्दी बताइए बेटा।
अंकिता आप बताइए, फर्स्ट लेवल पे एमपीसी क्या आएगा? फर्स्ट लेवल पे एमपीसी पहले लेवल पे 100 अपॉन, हाँ बेटे जो फर्स्ट लेवल है जिसपे इनकम जीरो, में यहाँ पे पूछ रही हूँ, यहाँ यहाँ क्या आएगा? एमपीसी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज, हाँ डिफरेंस को लेते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है, ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे तो अभी फिलहाल ये बिल्कुल स्टार्टिंग का लेवल है ना, यहाँ पे तो कंजम्पशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ पे तो कोई चेंज है ही नहीं। तो जब चेंज ही नहीं है तो एमपीसी कुछ कैलकुलेट थोड़ी होगा, यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे तो डैश आएगा। ठीक है, सेकंड लेवल पे बताइए। 100 से 100 ही रही है, तो कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ है? तो फिर नंबर क्या लिखेंगे? चेंज इन कंजम्पशन इज व्हाट? आपकी कंजम्पशन पहले भी 100 थी, बाद में भी 100 है, तो चेंज कितना हुआ? कंजम्पशन में चेंज हुआ जीरो का, अपॉन पहले इनकम जीरो थी और अब 100 हो गई, तो कितना चेंज हुआ इनकम में? जीरो अपॉन 100 क्या आएगा? तो फिर आप 1 क्यों कह रहे थे? अच्छा अब समझ में आ गया। ओके, नाउ अदिति, अदिति थर्ड लेवल पे बताइए चेंज इन कंजम्पशन कितना है और इनकम में चेंज, तो एमपीसी कितना आया? डिवाइड करके कितना आया? अदिति इतना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए? बोलो अदिति। अदिति व्हाट हैपेंड? तो इतना टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में? इतना सिंपल था ये, आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल करते और ये नीचे का जीरो ऊपर जाके पॉइंट बन जाता, सिंपल हो गया 0.5। आप लोग मैथ स्टूडेंट हो, अगर आपको डिवाइड करने में इतनी टाइम लग रहा है तो फिर तो पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। भाविका नेक्स्ट लेवल पे बताइए कितना चेंज है कंजम्पशन में? 70 का चेंज है, और इनकम में? तो एमपीसी कितना हो गया? 0.7। वेरी गुड भाविका। दिव्या नेक्स्ट लेवल पे बताइए कितना चेंज है? 80, और इनकम में? तो एमपीसी कितना हो गया? 0.8। वेरी गुड। हिमांशी आप बताइए लास्ट लेवल में इनकम में कितने का चेंज है? 50, और इनकम में? 100, तो कितना हुआ एमपीसी? 0.5। एमपीसी सबको कैलकुलेट करना आ गया? सब बच्चों को? ओके, नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ।
हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला लेवल जिसको मैंने सर्कल किया रेड लाइन से। अगर आप इसे नोटिस करें तो व्हेन योर इनकम इज जीरो योर कंजम्पशन इज समथिंग, मतलब 100 है 50 है कुछ भी वैल्यू लिख सकती हूँ। तो जब आपकी इनकम जीरो है तो वो ग्राफ में ये वाला पॉइंट आएगा, देखो मैंने रेड कलर का डॉट लगाया ग्राफ पे। जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है और फिर भी आपका कंजम्पशन कुछ है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे इनकम जीरो है और कंजम्पशन इज समथिंग। ओके, नाउ व्हेन इनकम इज 100, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, इनकम इज 100, कंजम्पशन इज ऑल्सो 100, तो वो यहीं पर आया। When your income is 200, your consumption is 220. It will be little bit above than this. इस तरीके से जब आपके ग्राफ पॉइंट्स बनेंगे, आप अपने आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना। ग्राफ बनाते वक्त आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैं अब नीचे कर्व बनाने जा रही हूँ विद द पिंक पेन, उसे ध्यान से नोटिस कीजिए तीनों में डिफरेंस क्या है। एक कर्व तो होता है ऐसा, एक कर्व है ऐसा, और एक कर्व है ऐसा। तीनों में क्या डिफरेंस है? नेहा भारती बताएगी। यस बेटा, तीनों ग्राफ में डिफरेंस बताइए। हम्म, चलिए, नहीं और कोई बच्चा जो बोलना चाहता है इस पे? हम्म, मतलब चेंज आ ही नहीं रहा कंजम्पशन में, तो वो तो ये लाइन हो गई, ये है जो आप कह रहे हो। नहीं, देखो डिफरेंस। और बाकियों में क्या हो रहा है? नहीं बेटा, आपको लग रहा है, लो हल्का सा और कर देती हूँ मैं। ये लो। देखिए मैं बताती हूँ, अगर आप नोटिस करें, अगर मैंने कोई भी एक लेवल लिया इनकम का और कंजम्पशन का, जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया ना बेटा, इसमें चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन इक्वल है। मतलब मैं बिना स्केल के बना रही हूँ थोड़ा, इसलिए शायद नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन ये लॉजिक है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है, पहली बात तो तीनों डायग्राम्स में जो पिंक पेन से बने हुए हैं, तीनों ही डायग्राम्स में अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ये बात तो तय है तीनों के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें इनकम और कंजम्पशन में इक्वल चेंज आ रहा है, यानी ये वो केस है कि इनकम 100 200 300 400 हो रही है, तो कंजम्पशन भी 50 100 150 200, मतलब सेम रेशियो से दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सेकंड डायग्राम है, अगर उसमें मैं एक लाइन लगाऊं तो आप देखोगे उसमें चेंज इन कंजम्पशन इज मोर देन चेंज इन इनकम। यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है चेंज इन इनकम से। मतलब इनकम में सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा ज्यादा बदल रहा है। समझ रहे हो? और जो थर्ड डायग्राम है,
उसमें हमारा चेंज इन इनकम इज मोर देन चेंज इन कंजम्पशन, कि इनकम में ज्यादा बदलाव आ रहा है और कंजम्पशन में इतना, कंजम्पशन बढ़ जरूर रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना कि इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन उससे कम बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली अगर हम देखें तो कौन सी चीज सही है? एक्चुअल लाइफ में हम क्या करते हैं इन तीनों में से? हु सेड? किसने बोली ये बात बेटा? दिव्या। वेरी गुड दिव्या। जो हम एक्चुअली करते हैं वो यही काम करते हैं, हम लोग ये थर्ड वाला बिहेवियर फॉलो करते हैं क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर, आप ये पढ़ रहे होंगे ना, आपको मैंने शुरू से पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें इकोनॉमिक्स हमेशा कैसे पढ़नी चाहिए? बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर। कोई बताएगा रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? किसी को पता है रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? लवली पता है रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड सोनी। रैशनल कंज्यूमर मतलब एक समझदार कंज्यूमर, यानी एक समझदार उपभोक्ता, यानी वह कंज्यूमर जो अपने फैसले, अपने डिसीजंस जो हैं वो प्रॉपर सोच समझ के लेता है, उसे कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो एक रैशनल कंज्यूमर, अगर अब अपनी बात भी करें, अब जनरल अपनी लाइफ में देखो ना, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपके फादर की इनकम बढ़ती है, तो क्या वो धड़ल्ले से बिल्कुल खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं क्या? तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स? ये सोच के चलते हैं ना, भैया इनकम बढ़ रही है थोड़ा सेविंग पे फोकस करो, जो पहले इनकम थी उसमें मिनिमम खर्चे, यानी हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन तो पूरा हो रहा था ना पहले भी, तो अब हमें लग्जरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लग्जरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बढ़ी हुई इनकम को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। तो हमारा जो बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा होता है वो ज्यादा सेविंग में जाता है, चेंज इन कंजम्पशन जो होता है वो हमेशा इनकम से कम होता है। इसीलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व बनता है, वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंजम्पशन कर्व आपका हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। कई बच्चे इसे बिल्कुल सीधा बना देते हैं, जैसा कि थोड़ा सा शायद मेरा पहले वाला लग रहा था, आप लोग कह रहे थे मैम ये तो कांस्टेंट लाइन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मैं देख रही हूँ सिर्फ दो या तीन बच्चे हैं, प्राची, दिव्या, नेहा और कामिनी, प्रिया, यही लोग हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी एक बच्चे को रिमूव किया था और दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया था मैंने उसे। तो इफ यू वांट कि मैं आपको रिमूव कर दूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं चार पांच बच्चों को पढ़ा के राजी हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो दैट इज अबाउट योर कंजम्पशन फंक्शन। एक पार्ट हमारा, एक जो है, एक चीज रह गई इसकी बस, दैट इज कंपोनेंट्स। हमारा जो एक टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी
टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हिंदी में बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति। यानी आखिर कंजम्पशन जो है वो कैसे बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं, एमपीसी और एपीसी। यानी फर्स्ट होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब जो मार्जिन, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, अब एमपीसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है इनकम में चेंज होने की वजह से, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है पर यूनिट कंजम्पशन, इसे हम बोलते हैं पर यूनिट कंजम्पशन। यानी हम 1 रुपए का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी 100 रुपए इनकम है और उसमें से मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं इसका मतलब क्या कर रही हूँ, 80 पैसा पर रुपी जो है वो खर्च कर रही हूँ। ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, इफ माई इनकम इज 10,000 and my consumption is 6,000, ठीक है, तो इट मीन्स मेरा एपीसी क्या हुआ, कंजम्पशन अपॉन इनकम 6,000 अपॉन में 10,000, दैट इज 0.6। और इसे वर्ड्स में क्या बोलेंगे हम कि आई एम स्पेंडिंग 60 पैसा पर रुपी। ये बात समझ में आई कि मैं 1 रुपए में से 60 पैसे खर्च करती हूँ। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन है ये, इसमें इन्होंने कहा एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम 10,000 है और कंजम्पशन 6,000 है, उसका एपीसी कैलकुलेट करिए, तो कैन यू डू इट? फिर वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो बढ़ के 20,000 हो गई, जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन जो है बढ़ के 10,000 हो गया। तो ये 1 हो गए जो इनिशियल था और ये 2 हो गए। और अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि नाउ कैलकुलेट एमपीसी। तो बताइए कैसे निकालेंगे एमपीसी? चेंज इन कंजम्पशन, हम पहले एमपीसी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अब बताइए कंजम्पशन जो था वो 6,000 था, उससे 10,000 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 4,000 का। इनकम 10,000 थी, 20,000 हो गई, तो इनकम में चेंज 10,000 का आ गया। तो बताइए एमपीसी कितना आया? 0.4। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए एमपीसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोई आइडिया लगाएगा?
एग्जैक्टली अब बताइए 1 क्यों? वेरी गुड राधिका। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ जो सब बच्चों ने कहा कि सारे आंसर पॉइंट में आ रहे हैं तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। नो, व्हाट द राधिका सेड, शी इज राइट कि एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 सिर्फ इसलिए हो सकती है क्योंकि आपकी जितनी भी इनकम बढ़ी आप उसी से ही कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। कभी भी कोई इंसान ऐसे नहीं करता कि इनकम तो हुई डबल, खर्चे कर दिए ट्रिपल। समझ रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। क्यों? यानी जब कंज्यूमर अपने इनकम में कोई चेंज ही नहीं कर रहा और इनकम चेंज हो रही है, तब दिस इज द पॉसिबल कंडीशन। तो तब हमारा एमपीसी जो है वो 0 होगा। यानी एमपीसी की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगी। उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। एमपीसी कैन बी 0, एमपीसी कैन बी 1, इसलिए इज इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया बेटे? एनी डाउट्स क्लियर? पेपर में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू, या इस तरीके से आएगा कि एमपीसी की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो आप कहोगे जब चेंज इन कंजम्पशन 0 होता है तब एमपीसी की वैल्यू 0 होती है। बेटे एनी डाउट? मैं आज आज भी यही देख रही हूँ, ओनली 38 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द क्लास। व्हाई योर फ्रेंड्स आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास? लवली,